मेरा नाम विनोद ठक्कर है। आपके पास अगर 100 रुपये का नोट होगा तो उसके पीछे एक वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर है, रानी की वाव। 100 रुपीज नोट के पीछे इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर। गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा सेंटर है, पाटन। सो आई बिलोंग्स टू दैट सिटी। मेरा जन्म वहाँ पे हुआ 1964 में। 61 रनिंग है। गांव में ही पढ़ाई हुई। मेरे फैमिली में हम लोग 4 भाई 3 बहन है। भाई साहब थोड़ा आवाज़ कम करना तो मजा आएगा। हम लोग 4 भाई 3 बहन है और एक चाचा मेरे, उनकी 6 लड़कियां, एक लड़का। 7 वो हो गए, 7 और 7 14 हो गए। मेरी एक फूफी थी जिनके 5 बच्चे थे, तो हम मेरे फादर साइड से हम लोग 19 लोग हो गए। और गवर्नर साहब मदर साइड ज़्यादा बड़ी टीम है। मेरी 7 मौसी और 3 मामा है, तो 11 की टीम हो गई पूरी। और डिटेल में नहीं जाके, अगर एवरेज उनके 5 बच्चे, उस जमाने में टीवी वगैरह कुछ था नहीं सब, तो 5 बच्चे एक के पकड़ेंगे तो 55 वहां पे हुआ और 19 वहां पे हुआ। कितना हुआ बच्चे लोग? 55 और 19 कितने होते हैं? कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 74। गवर्नर साहब ये 70, मैं इतनी इलस्ट्रियस लिटरेट फैमिली से आ रहा हूँ कि 74 में मेरे जनरेशन के जो बच्चे थे उसमें ये बंदा पहला ग्रेजुएट हुआ। देखो, इसलिए मेरे को ऑल द वे उल्लासनगर आना पड़ा है। इतना सॉलिड बैकग्राउंड है मेरा एजुकेशनल। टीचर्स लोग को ये लगेगा कि क्या बंदा अपने को, अच्छा वो भी धक्का मार के हुआ है सर। बनना था इंजीनियर। मेरे सारे दोस्त सिविल इंजीनियर बन गए सर, और मुझे इंजीनियरिंग के लिए 12th में 4% कम आए तो इंजीनियर नहीं बन पाया। और बीएससी केमिस्ट्री किया मैंने, बावजूद उसके कि जब मैं 5 साल का था, 5वीं में पढ़ रहा था, उस जमाने में, हमारे जमाने में 5वीं में पढ़ रहा था, तो मेरी एंगेजमेंट हो गई सब। क्योंकि मेरे अंकल का जो लड़का था 3 साल मुझसे बड़ा था, उसकी पहले एंगेजमेंट हुई। उनके घर में आना जाना हुआ, देखा वहाँ पे और 3 लड़कियां हैं और यहाँ पे और 3 लड़के हैं, तो नज़र उनके ससुर की मेरे पे पड़ गई और मेरा टोकन हो गया। 5वीं में मेरी एंगेजमेंट हो गई और 9th के वैकेशन में, 1978 का ईयर था, हमने 2016 में डिमोनेटाइजेशन देखा। वो दूसरा वाला था। पहला वाला डिमोनेटाइजेशन 2016 में मोरारजी देसाई ने किया था। तो 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मार्केट बहुत खराब हो गई। तो मेरे कजिन का शादी नक्की हुआ था। डिमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट खराब, बिजनेस चौपट हो गया। तो हमारे फैमिली में डिसाइड किया कि एक हाथ विनोद की भी शादी करा दी जाए। तो 9th के वैकेशन में मुझे बताया गया कि भाई तुम्हारी भी शादी है। सो 5वीं में सगाई हुई, 9th में शादी हुई। उसके बावजूद सर मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। और मजे की बात है कि आज भी उसी पत्नी के साथ रहता हूं। मजा आ गया, बच्चा ऐसा मजा आया। सबसे पहले 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से। ऊपर वाले ने ना सब चीज तय करके रखा है, और हर एक इंसान, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं ना, हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग स्ट्रेंथ है। हर एक की अपनी एक शख्सियत है। और आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है और जो हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद एक। सबसे पहले सबको ये समझना है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जो इंसान दूसरे के कंधे के ऊपर, अगर अच्छा हो गया तो मैंने किया, अगर कुछ गलत रिजल्ट आया तो ये बराबर नहीं था, ये बराबर नहीं था, वैसा जो भी लोग करेंगे ना, उनकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको ऊपर वाले ने मनुष्य का जन्म दिया है ना, तो आप सब खुश नसीब है। और आपका हेल्थ अच्छा है, आपके दोनों हाथ सही है। हमारे सर ने एक योगा कराया ना, तो जो जो लोग योगा कर पाए ना, वो खुश नसीब है आप लोग। कि पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 5% लोग ऐसे हैं जो हमारे जैसे फिट है। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। हमको कंप्लेन लाइफ में नहीं करनी है, कंप्लेन लाइफ में नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। तो दूसरी बात, लाइफ में कभी सीरियस मत होना, हमेशा हंसते रहना। और जो भी करो लाइफ में, आपकी करियर में जो भी आए, हम सब यहाँ पे तो एसएससी करते हैं तो कुछ अलग करियर का प्लान होता है, एचएससी में अलग है। और पता चला कि अब मैं कहाँ इंजीनियरिंग करना था, बीएससी केमिस्ट्री किया, और केमिस्ट्री करने के बाद रियल एस्टेट में आया। आप में से कितने लोगों को रियल एस्टेट ब्रोकर के बारे में पता है? रियल एस्टेट ब्रोकर, अरे वाह, एक मैडम है यहाँ पे, 2 जन। आप में से कौन, जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आपके पेरेंट्स में किसी को ऐसा है कि मेरा बच्चा रियल एस्टेट ब्रोकर बने कल को? किसी को नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट ब्रोकर जो बिजनेस है ना, उसके बारे में हमारे इंडिया में
ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं मुंबई में 500 रुपये लेके आया था 1986 में, और मुझे इंग्लिश बोलने को नहीं आता था सर। हमारे उस जमाने में तो वर्नेकुलर लैंग्वेज में मैं पढ़ा था गुजराती में, तो मुझे मालूम है कि हमारे जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो सर इंग्लिश का क्लास लेते थे तो गुजराती में लेते थे, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलेंगे तो कोई क्लास में बैठता नहीं था। सो फियर था। और जब मैं मुंबई में आया तो मुझे 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलने को नहीं आता था। थैंक्स टू रोटरी, आज 30 साल में रोटरी की वजह से बहुत सारा लाइफ में मेरी पूरी पर्सनालिटी जो है ना वो लाइफ रोटरी ने चेंज की है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आई केम इन मुंबई विथ 500 रुपीज इन 1986। मेरे 2 भाई है, 2 बहन है, मेरे जीजा जी है, हमारी सारी फैमिली रियल एस्टेट में। मैंने खुद का बिजनेस 89 में शुरू किया। आज 40 साल के बाद हम सबका खुद का अपना घर है, खुद के ऑफिस है, बच्चे नेक्स्ट जनरेशन अच्छा पढ़े, इंटरनेशनल जाके पढ़ के आए, इतना रिस्पेक्ट है। और रोटरी में 30 साल में बहुत सारा सीखने को मिला, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। बट ये प्रोफेशन के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि कितना अच्छा प्रोफेशन है। 2016 के बाद रियल एस्टेट में रेरा करके, आप में से किसी को मालूम है? रेगुलेटरी रेरा एक्ट करके आया है, जो रेगुलेशन है। और हम सबको, आप सबको फार्मा इंडस्ट्री मालूम है, मेडिकल इंडस्ट्री मालूम है, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मालूम है, आपको टेक्नोलॉजी मालूम है, आपको टेलीकम्युनिकेशन मालूम है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका जो एनुअल टर्नओवर है, मार्केट साइज जिसको हम बोलते हैं, मार्केट कैप, उससे ज़्यादा रियल एस्टेट है। आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उससे ज़्यादा रियल एस्टेट का टर्नओवर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का टर्नओवर एनुअली 3.6 लाख करोड़ है, और रियल एस्टेट ये साल में 2024 में तकरीबन 5.8 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। टोटल इंडस्ट्री का साइज है हमारा जो इंडस्ट्री, सॉरी पैन इंडिया बोला। और मजे की बात कि अभी तो ऑर्गेनाइज हो रहा है सर रेरा की वजह से। आज भी छोटे सेंटर में, जहाँ पे आप 3 टायर सिटी में चले जाओ, 2 टायर सिटी में, अभी भी जो सेकेंडरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शन आज भी ज़्यादा है। ये मैं आपको ऐसा नंबर दे रहा हूँ जो ऑलरेडी रजिस्टर है ऑन डेटा। आप टोटल इंडस्ट्री का साइज मेरे हिसाब से पकड़ेंगे तो 10 लाख करोड़ है। 10 लाख करोड़ का जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया का जो जीडीपी है उसमें आज 6 to 7% है। और हमारे प्रधानमंत्री जब ये बोल रहे हैं कि 2030 में हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उस टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 16 to 17% होने वाला है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है तो आज तो अभी ऑनलाइन है, आप सब चीज़ चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं। प्लीज ट्राई टू गो इन डिटेल, अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्री। और इंडिया में अभी तक सारी इंडस्ट्री पहले ऑर्गेनाइज हो चुकी है। 91 में इंडियन इकोनॉमी ओपन हुआ, आपका ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी इंडस्ट्री पहले ऑर्गेनाइज हो चुकी है। सारा डेटा उसमें वाइट का ट्रांजैक्शन है। एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसा है जो अभी भी अनऑर्गेनाइज है। उसका रीजन 2-3 चीज मैं आपको बताता हूँ हाउ रियल एस्टेट इज डिफरेंट। आज मैं आपको अगर ऑटोमोबाइल में पूछूं तो टोटल इंडिया में कितनी कंपनी है जो मोटर गाड़ी बनाती है, कार्स बनाती है? पहले हमारे पास 2 ही थे, फियाट और एम्बेसडर, करेक्ट। आज इंडिया में फॉरेन कंपनी भी बहुत आ गई, बट तो भी मैक्सिमम कितनी 40 कंपनी है ऑटोमोबाइल में। और अगर एक कंपनी के पास 3 से 4 मॉडल है तो देर आर नॉट मोर देन 150 मॉडल्स। तो आपकी जो रिसर्च है, जो आपका जो एजुकेशन है, जब आप उस इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसी दायरे के अंदर आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे। चाहे आप सेल्स में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, बिजनेस डेवलपमेंट में जाओ। रियल एस्टेट जो है ना उसके अंदर तकरीबन 3 लाख डेवलपर है अगर मैं इंडिया की बात करूं तो। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का रियल एस्टेट का एमएमआर रीजन, मतलब पूरा महाराष्ट्र का जो एमएमआर रीजन है, हम यहाँ पे डोंबिवली, कल्याण, जो नेरल वगैरह, वो पूरा आपका एमएमआर रीजन में आते हैं। वहां पे पालघर तक जाता है, दहानू तक जाता है। 56% कंट्रीब्यूशन टोटल इंडस्ट्री का एमएमआर रीजन से आता है। आप अगर घर ऐसी चीज है ना, इंडिया में हर एक इंसान की है ना 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर 3 लाइफ इज विच आर द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ के 3 डिसीजन कौन से? मेन, एक करियर है आपका, दूसरा शादी है, लाइफ पार्टनर, और तीसरा घर है। अब मेरे जमाने में शादी पहले हुई, करियर बाद में आया और घर बाद में आया। लेकिन आज के जमाने में पहले करियर के ऊपर फोकस होता है, फिर घर होता है, घर नहीं होता है तो लड़की मिलती नहीं है।
वो पूछता है किधर रहता है भाई, खुद का घर है क्या? ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। मैं आपको एक खाली आइडिया देता हूं कि इंडस्ट्री हम लोग कहां पे खड़े आज इंडिया में। जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर 5.8 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है टॉप 8 सिटी में, और नंबर ऑफ यूनिट जो है वो तकरीबन 5 लाख बिके है। ये हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर था लास्ट 25 साल के अंदर रियल एस्टेट के अंदर। इसकी कंपैरिजन में चाइना के साथ करता हूं, बिकॉज हमने ऑलरेडी चाइना को ओवरटेक किया है पॉपुलेशन के हिसाब से। चाइना पिछले 4 साल से रियल एस्टेट में एकदम खराब कर रहा है, उनकी जीडीपी खराब है और रियल एस्टेट मार्केट वर्स्ट है। वहां के कुछ बैंक्स, कुछ डेवलपर बैंकरप्सी में गए हैं। इतने खराब मार्केट में 2023 में चाइना ने 1 करोड़ 5 लाख यूनिट बेचे। कितने? 1 करोड़ 5 लाख यूनिट। और हमने हमारी बेस्ट टाइम में 5 लाख यूनिट बेचे। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की शुरुआत अभी हुई है, ऑर्गेनाइज अभी हुई है। धीरे धीरे अगले 10 साल मुझे ऐसा लगता है जो जहां चाइना पहुंचा है ना, वहां इंडिया पहुंचने वाला है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन को मैं गुजारिश करता हूं कि अगर इंडिया में जहां पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर कहां अगले 10 साल में आपकी लाइफ में आने वाली है ना, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने वाली है। हम लोग हमेशा बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सर इंडिया में टोटल इंडिया में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1.3 मिलियन 13 लाख एडवोकेट है। अब हम रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं ये दो प्रोफेशन को, क्योंकि ये प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 5 साल एजुकेशन लेना पड़ता है 12th के बाद में। अब रियल एस्टेट ब्रोकर ऐसा है ना, उसको दलाल बोलते थे जब मैंने ज्वाइन किया 40 साल में, फिर उसका एस्टेट एजेंट हुआ, ब्रोकर हुआ, आजकल रियल्टर बोलते हैं, चैनल पार्टनर बोलते हैं। ये इंडस्ट्री में ये बिजनेस को सीखने के लिए देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन, इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं है, ना पेरेंट्स को पता है ना टीचर्स को पता है। कोई स्कूल कॉलेज में रियल एस्टेट ब्रोकर किसको बनना है तो उसका फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो मैंने 5 साल पहले ड्यूरिंग द लॉकडाउन रोटरी में आने के बाद इसको एक वोकेशनल कोर्स के हिसाब से मैंने इसको कोर्स डिजाइन किया है। अगर किसी को रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है या कोई ऑलरेडी कोई कंपनी ज्वाइन करता है, आज क्या हो रहा है, जितने भी बड़ी टॉप कंपनी, लिस्टेड कंपनी है इंडिया के, जिसको हम सब जानते हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, रेमंड हो, गोदरेज हो, महिंद्रा हो, L&T हो, ये सारे लोग रियल एस्टेट में आ गए। तो आप यंग जनरेशन जब किसको पूछना है तो बोल सकता है आई एम वर्किंग फॉर L&T और टाटा, तो उनका एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, एक रुतबा बढ़ता है। पहले रियल एस्टेट में विमेन नहीं आती थी। रियल एस्टेट में आप अगर 10 साल पीछे चले जाओ तो यू विल नॉट फाइंड विमेन इन रियल एस्टेट, but now slowly because these corporates have come, there are a lot of opportunity for them, and it is not only about selling real estate as a whole. If you look at the industry, अब सारे बड़े बड़े डेवलपर के पास HR टीम है, एडमिन टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट है, आपका कॉल सेंटर है, लीड जनरेशन है, एडवर्टाइजिंग है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियो इन रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट का ग्रोथ इतना बढ़ने वाला है कि आपके पास जो भी टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से you should pursue this industry, because this is the industry which will give you the highest growth in another 10 years down the line. बाकी सारे इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सारे इंडस्ट्री अभी मैच्योरिटी की लेवल पे आ गई है। यहाँ से आगे उनका ग्रोथ होना बहुत डिफिकल्ट है। सो मैंने 5 साल पहले कोर्स डिजाइन किया ब्रोकर की पाठशाला करके। दिस इज अ वोकेशनल कोर्स, जैसा रोटरी में वोकेशनल कोर्स स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। So out of my experience, I have done this program of 30 hours, और ये अभी तक मैंने 21 बैच कंप्लीट किए हैं। 22वां बैच मेरा 8 तारीख से 8 सितंबर से शुरू होता है। 2 वीक में एवरी डे 3 आवर्स का कोर्स है और दो वीक में ख़त्म हो जाता है। मेरा पर्पस ये था रोटरी की वजह से कि मैं ऐसे बच्चों तक पहुंच पाऊँ कि जो एवरेज ग्रेजुएट है या HSC पढ़ के पढ़ाई नहीं कर रहे समझो, या किसी को कॉलेज भी करनी है और पार्ट टाइम कोर्स करना है, जॉब भी करनी है, तो हम इसको हेल्प करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। सो आई वांट टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स इन रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस, दैट इज माय गोल एंड पर्पस। और इसलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम भी मैंने रखा है ब्रोकर की पाठशाला। इसलिए मैं ये टी-शर्ट भी पहन के आया हूँ ब्रोकर की पाठशाला का। बहुत सिंपल है, बट किसी को भी, अगर आप किसको जानते हैं जो इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन, आई विल शेयर डिटेल्स विद प्रेसिडेंट, दे कैन कनेक्ट विथ मी। हम लोग बहुत जल्दी अभी इसको ऑनलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने पूरा ऑफलाइन किया है, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया से मुझे इसके बारे में इंक्वायरी आती है। आई हैव डन ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री इन ऑल 25 सिटी लास्ट 10 years, and I am very passionate about this profession.
मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में जो भी करो, ये तो एक मैं अपना शेयरिंग थॉट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स, बट जिंदगी में आप जो भी करेंगे ना, 3 चीज ध्यान रखना आप। एक है आप जो करो मस्त करो, मतलब हाफ हार्टेडली कुछ भी मत करना। आपको ऊपर वाले ने जो भी काम, सचिन तेंदुलकर को ऊपर वाले ने क्रिकेट के लिए बनाया था, तो उसने एकदम 110% दे दिया है, ही इज अ हीरो। तो अपनी लाइफ में आपको जो भी काम करने का मौका मिलेगा ना, उसको एकदम मस्त करना। अगर आप पिक्चर देखने को जाते हो ना, तो बिंदास सिटी भी मारना। बच्चे लोग यहाँ पे क्या डांस कर रहे थे, तो ऐसा वेन एवर यू फील ग्रेट ना, आप अपने आप को है ना रोको मत, आपकी लाइफ है ना चेंज हो जाएगी। सेकेंडली, सबसे बड़ा गुरु है ना आपके पेरेंट्स है, आपके माता पिता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं ना पूरी दुनिया में, जो हमेशा आपकी तरक्की होगी ना तो हमेशा खुश रहेंगे। ये दुनिया में ऐसे 2 ही इंसान है, मैं आपको लिख के देता हूँ, जो कभी भी आपकी तरक्की से, अपने बच्चों की तरक्की से ना, ये 2 ही इंसान ऐसे है ना जो कभी भी उनको जलन नहीं होगी, वो हमेशा खुश होगे, बाकी सारी दुनिया के लिए आप ये सोच नहीं सकते। सो प्लीज 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 डू गुड, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, जिसने भी अपने पेरेंट्स को भगवान के माफिक रखा है ना, उस इंसान को ऊपर वाला हमेशा है ना एकदम आगे लेके जाता है जिंदगी के अंदर। और तीसरी चीज, आजकल एआई आ गया है, समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम लोग। बट ये जो इंटरनल एआई है ना, आपका पर्सनालिटी बाहर से कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप अगर अंदर से अच्छे नहीं होंगे ना, तो उसका आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ये नया एआई आपको देता हूं, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना किसी भी सिचुएशन के अंदर। और आई फॉर ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटेंट। आप जिंदगी में जो भी करो, अगर आप अच्छे इरादे से वो काम करोगे ना, तो जिंदगी में आपको बहुत सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो करना है ना वो अभी कर लेना, उसको पोस्टपोन मत करना। हम लोग आजकल है ना कल करते हैं, थोड़े टाइम के बाद करते हैं। तो हमारे एक मित्र है रोटरी में, मीरा रोड क्लब के, दीपक चावला करके, बहुत अच्छा किताबें लिखते हैं। उनकी एक बुक आई थी आजमाइश करके, उसमें से कुछ पंक्तियां लिए मैंने कंक्लूड करने के लिए। उसका शीर्षक है आज कल। अगर आप आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिस मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पता नहीं है कि हमारे पास कितना वक्त है, करेक्ट। सबको मालूम है कि ऊपर जाना है, बट ऊपर वाले को मालूम है कि हमको कभी उठाएगा वो। तो ये पंक्तियां कुछ ऐसी है, आज कल। आज मैं जिस्म हूं, आज मैं जिस्म हूं, कल धूल हो जाऊंगा। आज आवाज हूं, कल गूंज हो जाऊंगा। आज महफिल हूं, आज महफिल हूं, कल तन्हाई हो जाऊंगा। आज लम्हा हूं, कल इतिहास हो जाऊंगा। आज मिलन हूं, आज मिलन हूं, कल जुदाई हो जाऊंगा। आज मौका हूं, कल मलाल हो जाऊंगा। आज रूबरू हूं, आज रूबरू हूं, कल ख्याल हो जाऊंगा। बटोर सकते हो तो बटोर लो मुझको तुम, बटोर सकते हो तो बटोर लो मुझको तुम, क्योंकि आज आज हूं, कल कल हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।